ये बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी का घर में एनर्जीज के साथ इसको बैलेंस कर रहे हो, इफेक्ट उनको भी आना है, इफेक्ट आपको भी आएगा। आप जिस घर में रहते हैं आपकी एनर्जी उसी घर से कनेक्ट हो जाती है, चाहे वो रेंटेड हो चाहे वो आप ही का हो। तो लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने यही बात की थी कि साउथ वेस्ट एंट्रेंस आर द वर्स्ट एंट्रेंस। ओके, वास्तु की रेमेडीज करनी बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हाँ आपका घर नया बन चुका है, हम हर तरीके से हर टाइप की बिल्डिंग में वास्तु प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। Hello, we are back again with our new Q&A session. We have some questions from your side जो कि आज हम आकृति से पूछेंगे। हेलो आकृति, Hello. हमारे व्यूअर्स ने आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, होपफुली कि उनको अपने सवालों का जवाब फिर से सही मिल जाएगा। Sure. सो हमारा पहला क्वेश्चन है आकृति, दैट वास्तु इज ओनली फॉर द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स। नो, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वास्तु प्रिंसिपल्स को या वास्तु एप्लीकेशन को सिर्फ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं या फिर लोग उसमें रहते हैं, घर हैं ऐसे या फ्लैट्स हैं या कोई भी ऑफिसेज हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, न्यू हैं या फिर एग्जिस्टिंग हैं, हम हर तरीके से हर टाइप की बिल्डिंग में वास्तु प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की पर्पस क्या है वास्तु का और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स क्या है वो फेस कर रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ जो न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उस पे ही प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कर ही नहीं सकते क्योंकि वो बिल्डिंग बन चुकी है। कुछ को लगता है कि नहीं, हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो चुका है अब तो कुछ मतलब ही नहीं है, फिर पॉसिबल ही नहीं है करना, ऐसा नहीं है। हम हर तरीके की बिल्डिंग में एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि लाइक वी हैव अ फ्लैट एंड फ्लैट इज नॉट अटैच्ड टू अ फ्लोर, लाइक जमीन से जुड़ा नहीं है, वो हवा में है, लाइक फ्लोर्स हैं, तो क्या उसका भी वास्तु नीडेड होती है, खाली बेस फ्लोर का वास्तु की नीडेड होती है? ये ऐसा नहीं है, देखिए जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है उसके लिए ग्राउंड इज बेस, जो सपोज थर्ड फ्लोर फर्स्ट 6th फ्लोर या मे बी 13th 14th फ्लोर पे रहता है उनके लिए जो उसके नीचे का फ्लोर है वो बेस है। तो बिना बेस के तो कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती ना। अब ये तो सेंसलेस क्वेश्चन हुआ किसी का भी, अगर कोई कहता है कि हम तो हवा में है हमारा तो वास्तु प्रिंसिपल्स तो अप्लाई नहीं होते, ये तो बेसलेस क्वेश्चन है। ये खुद ही समझना चाहिए कि आपका घर किसी हवा में, सच में तो हवा में है नहीं, उसके बेस पर है वो। कुछ ग्राउंड चाहिए किसी घर को, नहीं, हर कंस्ट्रक्शन के लिए बेस तो चाहिए ना। अब ग्राउंड के लिए वो बेस है, जमीन प्रॉपर बेस है। आपका जो उससे ऊपर फ्लैट जितने ही बनेंगे उसके लिए जो नीचे वाला फ्लैट है वो बेस है। तो बेस तो है ही ना, और जब बेस है तो ऑब्वियसली आपको वास्तु प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे और सेम वास्तु प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं अगर आप ग्राउंड पे रहें या चाहे सबसे टॉप फ्लोर 13 14 व्हाटएवर इट इज आप उस पे कंस्ट्रक्शन करें। तो हर जगह पे सेम प्रिंसिपल्स ही हमें अप्लाई करने हैं। okay. So we are next question is that southwest entrance is always bad for the main entrance, like in our house if we have main entrance from southwest, so क्या उसके इफेक्ट्स हैं, अच्छी है खराब है, क्या चीज़ है? आई थिंक ये लास्ट पॉडकास्ट में भी था कि साउथ वेस्ट एंट्रेंसेस के बारे में कि एंट्रेंसेस कैसी होती हैं, अच्छी है या बुरी है। तो लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने यही बात की थी कि साउथ वेस्ट एंट्रेंस आर द वर्स्ट एंट्रेंस। ओके, एंड अभी भी यही हम इसी वर्ड्स पे स्टिक हैं कि साउथ वेस्ट एंट्रेंस अगर एज अ मेन एंट्रेंस आ रही है या फिर अब मेन जो हम लोहे का गेट लेते हैं जैसे मेन गेट है, तो उसके अंदर एंटर करके भी जो हमारे पास मेन कंस्ट्रक्शन में हम अंदर एंटर करते हैं वो अगर साउथ वेस्ट में भी आ रहा है तो ये गलत ही है। ये दोनों ही एंट्रेंसेस चाहे सबसे मेन गेट में हो या फिर उसके बाद सेकंड जो मेन एंट्रेंसेस होती हैं, अगर वहां से भी साउथ वेस्ट से एंट्रेंसेस आती हैं तो अच्छी नहीं मानी So, जाती। उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, लाइक सब लोग बहुत क्यूरियस हैं कि अगर है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे फिर? बेसिकली दिशा होती है हमारे एंसेस्टर्स की, ठीक है, ये पॉजिटिव है। उसके बाद साउथ वेस्ट दिशा बात करती है हमारे फैमिली बॉन्डिंग की, फैमिली रिलेशनशिप्स की, लव बॉन्डिंग की, उसके फैमिली के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। अगर यहाँ पे एंट्रेंस लेते हैं, अब सुनने में तो लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव दिशा है और यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ हो सकते हैं, तो एंट्रेंस लेने में क्या प्रॉब्लम है? एंट्रेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव। कोई टॉयलेट तो है नहीं, टॉयलेट प्लेसमेंट नहीं है, कोई भी सेप्टिक टैंक नहीं है, ये कुछ नेगेटिव नहीं है। बट एंट्रेंस अगर यहाँ से आती है तो ये एक डिटैचमेंट दिखाती है। डिटैचमेंट से मतलब ये है कि क्योंकि ये रिलेशनशिप्स बॉन्डिंग का एरिया है, बॉन्डिंग का जोन है कि वो एक साथ एकजुट करता है परिवार को, या प्यार संबंध जो है जितने भी परिवार में हैं उन सबको एकजुट करता है, मिलाने का काम करता है, डिटैच करने का काम नहीं करता। अगर यहाँ से एंट्रेंसेस हम लेते हैं, एंट्रेंसेस मतलब एक फ्लो है, एनर्जी फ्लो है और वो आपको बाहर से अंदर की तरफ लेके जा रहा है, फिर अंदर से बाहर, वो एक स्टेबिलिटी नहीं है। साउथ वेस्ट वो एक स्टेबिलिटी का जोन है क्योंकि अर्थ एलिमेंट का जोन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, सेंसिटिव जोन है और स्टेबिलिटी कि उसमें इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए। और जब वहां से मेन एंट्रेंसेस हम निकालते हैं, चाहे घर की है या घर की सेकंड मेन एंट्रेंसेस भी है, तो वो एक एनर्जी डिस्टर्बेंस दिखाती है। ओके, तो स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देती है वो चीज़। इसी वजह से ये एक डिटैचमेंट कंप्लीटली ऑपोजिट काम करना शुरू कर देता है।
जहाँ से वो रिलेशनशिप को बाइंड करना चाहिए, वो रिलेशनशिप में डिटैचमेंट क्रिएट करता है। और उसमें भी अगर हम बहुत डीप जाते हैं, तो ये देखा गया है बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी केस स्टडीज़ हमने करी हैं, जिसके भी में साउथ वेस्ट में से एंट्रेंसेस हैं, उसमें यही नोटिस किया गया है कि स्पेसिफिकली द मेल मेंबर ऑफ द जितने भी हमारे क्लाइंट हैं उसमें उनको भी ये जिसके भी घर में हैं, वो भी ये फ़ील करते हैं कि जो भी मेल मेंबर हैं फैमिली में, स्पेसिफिकली जो भी न्यू जनरेशन का है या फिर कोई भी अदर मेल मेंबर भी है, वो फैमिली से सबसे ज़्यादा डिटैच्ड फ़ील करते हैं। दे वांट टू जस्ट लीव द फैमिली, लीव द वर्क, लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये चीज़ें फ़ील होती है उनकी आदतों में, उनके बिहेवियर में। तो इस वजह से साउथ वेस्ट स्पेसिफिकली मना किया जाता है कि आप इसमें से एंट्रेंसेस मत लीजिए, वो मेल मेंबर्स के लिए अच्छा नहीं होता। दे लीड टू डिटैचमेंट फ्रॉम द फैमिली और लव बॉन्डिंग्स ये सब में बहुत डिस्टर्बेंस देखी जाती है, आर्ग्यूमेंट्स ये चीज़ें देखी जाती है। और कहीं न कहीं साउथ वेस्ट में अगर कुछ और पार्ट्स होते हैं, उसमें भी से भी अगर एंट्रेंसेस आ रही है, कंप्लीट साउथ वेस्ट उसी के लिए ओपन है एंट्रेंसेस के लिए, तो ये कहीं न कहीं फाइनेंशियल लॉस को भी दिखाता है। फाइनेंशियल पोज़ीशन ऊपर जाने की जगह नीचे डिग्रेडेशन में दिखाई जाती है। तो एक तरीके से अच्छा नहीं है। सो शायद इसी वजह से लोग ये चीज़ कहते हैं कि साउथ फेसिंग हाउस आर बैड, बिकॉज़ कितना डिग्रीज़ में आपके एंट्रेंस आ रही है, तो शायद वो कभी साउथ वेस्ट में भी आ जाए। तो देखिए, शायद ये ये एक रिलेट अलग कर सवाल सकते हैं। ये एक अलग सवाल है। साउथ फेसिंग बिल्डिंग्स को बैड कहते हैं, उसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है, ये भी है बट इसके साथ अदर रीज़न्स ओके ये चीज़ है। बट साउथ फेसिंग में मैं ये भी बता देती हूँ कि साउथ फेसिंग हमें क्यों अवॉइड करते हैं हम लोग यूजुअली। साउथ फेसिंग के जितने भी घर हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देने वाले घर होते हैं, मोस्टली। ओके, बट लोग अभी बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूब और ये सब चीज़ें जो सोशल नेटवर्क्स हैं, इसमें इतना ज़्यादा फैला दिया गया है कि साउथ फेसिंग घर नहीं लेना है, बहुत खराब होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। ये क्यों है? इसका रीज़न ये है कि हमारे पास कम ऑप्शंस हैं साउथ फेस के। जब भी हम कोई भी घर चूज़ करते हैं, तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मिनिमम ऑप्शंस होते हैं। वहाँ से एंट्रेंस अच्छी मिल जाए, तो वो अच्छा माना जाएगा। ओके, जो हमारी अच्छी एंट्रेंसेस हैं, उसके ऑप्शन साउथ फेसिंग घरों में कम है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ फेसिंग होम्स, ईस्ट फेसिंग होम्स या फिर वेस्ट फेसिंग होम्स। उसमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि अगर वहाँ से एंट्रेंस आ गई या थोड़ी-सी और शिफ्ट हो गई, तो हम काम हो जाएगा। एक हम इवन रेमेडी भी करके उसमें बैलेंस कर देंगे। मगर जो साउथ फेसिंग होम्स है, वहाँ से अगर कुछ एंट्रेंसेस बहुत अच्छे हैं, प्रॉस्पेरिटी देती हैं, अबंडेंस देती हैं, हर तरीके से ब्लिसफुल है। मगर कुछ एंट्रेंसेस अगर थोड़ा बहुत भी दर-दर हो गया, वहाँ से एंट्रेंसेस नहीं निकल पाई और वो वर्स्ट ज़ोन में आ गई, तो फिर वो ब्लड ब्लड क्रिएट तो उसमें से एक साउथ वेस्ट भी आ सकती है, उसमें साउथ की ज़ोन भी आ सकती है, साउथ ईस्ट ज़ोन भी आ सकती है। वो फाइनेंशियल लॉसेस और एक्सीडेंट्स ये सब चीज़ें दिखाती है, डिटैचमेंट ये सब चीज़ें दिखाती है। सो आकृति, फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट इज कि वास्तु इज ओनली फॉर इंडियन पीपल एंड द पीपल हु आर फ्रॉम ईस्टर्न कल्चर, लाइक जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए वास्तु काम नहीं करता। इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वास्तु एक साइंटिफिक नॉलेज है, ओके, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है कि सब जो इंडियंस हैं या इंडिया में रहते हैं सब उन पे ही वो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। साइंस तो हर जगह अप्लाई होती है, चाहे बाहर रहें या इंडिया में रहें, किसी भी कंट्री में रहें। तो क्योंकि ये साइंटिफिकली बेस्ड है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ बेस्ड है, इसी वजह से सिर्फ इंडियंस इसको जानते हैं, इसलिए इंडियंस फॉलो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ओके, वो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। उनके जो एंसेस्टर्स रहे हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, सभी को बेसिक नॉलेज रही है कि सूर्य उदय जहाँ से होता है, वहाँ से सीधे सनलाइट हमें घर में आएगी, तो किस डायरेक्शन से हमें लेना चाहिए, बेसिक किचन्स का होने चाहिए, वॉशरूम्स कहाँ होने चाहिए, बेडरूम्स बड़ों के जो हैं हेड ऑफ द फैमिली के कहाँ होने चाहिए। तो एक बेसिक नॉलेज हमारे एंसेस्टर्स को रही है, उनको तो बाकी इन डेप्थ भी रही है। उस So पर that's धीरे-धीरे वो कैरी this वास्तु is in a culture only. हाँ, वो हमारे कल्चर में है क्योंकि हमारे इंडियन से ही वो जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उसमें से ही निकला है ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये कहना कि बस इंडियंस पे अप्लाई होता है और बाहर वालों का नहीं, तो एक बिल्कुल गलत सवाल रहेगा। सो आकृति, आप भी ऐसे जो फॉरेनर्स के केसेस में डील करते हैं, आप लाइक बिल जो फॉरेन में रहते हैं, दे आर नॉट इंडियंस, दे आर सम अदर कंट्रीज, मे बी अदर एथनिसिटी, तो उसमें भी आप उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उनके इफेक्ट्स भी हैं उनको? बिल्कुल इफेक्ट तो आएगा ही। देखिए ह्यूमन्स आर सेम, 5 एलिमेंट्स आर सेम, 16 डायरेक्शंस आर सेम, एनर्जीज आर सेम। डिपेंड बस फ़र्क इतना है कि उनको इसकी नॉलेज नहीं है, जानते नहीं इसलिए मानते नहीं। ओके, ये वाली बात बोलनी चाहिए इसके लिए क्योंकि इंडियंस जानते हैं इसलिए ये लगता है कि इंडियंस पे ही इफेक्ट आता है उसका, नहीं। आप जानते नहीं हो इसलिए आपको लग रहा है कि इसका इफेक्ट नहीं है, बट इफेक्ट तो है। सो तो सभी पे अप्लाई होता है। सेम प्रिंसिपल जो इंडिया में काम करते हैं वही यूएसए में काम करेंगे, उसमें कुछ हम चेंज? बेसिक प्रिंसिपल्स तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, 5 एलिमेंट्स हम चेंज नहीं कर सकते, हर जगह है वो, हमारी बॉडी, पूरा ये एटमॉस्फेयर सब कुछ इसी से बना है। 16 दिशाओं पे सब कुछ बेस्ड है, 45 जो हमारी एनर्जीज़ हैं,
वास्तु में जो काम करते हैं वो सब सेम है, जस्ट कि आपको मालूम होना चाहिए किस तरीके से वहाँ पे एप्लीकेशन करनी है उसकी, उनके होम स्ट्रक्चर्स क्योंकि डिफरेंट होते हैं इंडिया से, बट जो एप्लीकेशन है, जो प्रिंसिपल्स है वो बिल्कुल सेम है। तो ये सभी पे इफेक्ट देता है, नॉट जस्ट फॉर इंडियंस, इट्स फॉर एवरीबडी, एवरी कल्चर, एवरी रिलीजन, सभी पर इफेक्ट all solutions are same, or you give some different solutions कि उनकी as per their houses or as per their conditions of living. I think people in US or some other countries, they have different structure of their houses, different laws to maintain their houses, so उसमें हाँ, help वो करते हैं. डिपेंड करता है कि क्या मतलब कितना हम ओपन हैं चेंजेस करने के लिए, कितना रेमेडीज देनी पड़ेगी, कितनी टेम्परेरी रेमेडीज हमें देनी है, कितनी परमानेंट रेमेडीज देनी है, वो सब अलग हो जाता है। मगर जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सेम है। That is same. हाँ, मतलब जो आप समझिए जो फॉर्मूलाज हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, मगर हर किसी पे इसका इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। नाइस। आई होप दैट जो भी लोग भाषा में सुन रहे हैं उनको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी अपने इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज बहुत लोग के इसमें बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि वी लिव इन आउटसाइड इंडिया, और सो विल वर्क फॉर अस और नॉट. आई होप दैट इज क्वाइट क्लियर टू यू. सो अगदी लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द डायरेक्शंस दैट वी शुड अवॉइड फॉर द मेन होल्स. मेन होल्स वैसे तो देखिए हर जगह पे आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें मेन होल्स की स्पेसिफिक कोई जोन्स है जहाँ पे ही लेना चाहिए, जैसे सेप्टिक टैंक्स होते हैं या फिर ओवरहेड टैंक्स होते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक जोन्स हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स। ओके, तो बट जो मेन होल्स हैं उनके लिए क्या होता है, एक फ्लो है वो पानी का, पानी आएगा, जो भी वेस्ट है या फिर डर्टी वाटर है या फ्रेश वाटर है वो सब उसमें से पास ऑन होगा, तो पास ऑन करने का काम मेन होल्स करते हैं। अब उसमें भी कुछ ज़ोन्स हैं जिसमें हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे गड्ढा बनेगा। मैनुअल करने के लिए हमें एक गड्ढा तो करना ही पड़ेगा, वो हमें अवॉइड करना पड़ता है कुछ ज़ोन्स में। कुछ लाइक वो जोन्स कौन से हो सकते हैं जो बहुत सीरियस हैं अवॉइड करने के लिए, वहाँ हो ही नहीं सकता, हमें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए. देखिए उनमें से जैसे आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट से क्योंकि सेंसिटिव ज़ोन है, नॉर्थ ईस्ट के ऑपोज़िट होता है साउथ वेस्ट, ये ज़ोन है। तो ये दोनों तो आपको अवॉइड ही करने चाहिए कि यहाँ पे हमें मेनहोल्स या कोई भी तरीके का गड्ढा नहीं करना। इसके साथ-साथ ब्रह्म स्थान, जो सेंटर ऑफ योर प्लान है, वहाँ पर भी हमें किसी भी तरीके का मेनहोल, जो क्योंकि पाइपलाइन सारी की सारी सेंटर के आस-पास से ही होके जाती है, कुछ फीट दूरी पे। तो क्या होता है, ईज़ी करने के लिए, फ्लो सही लेने के लिए गड्ढा बीच में भी कर देते हैं कुछ लोग। ओके, वो नहीं करना चाहिए। तो हमें ब्रह्मस्थान से को अवॉइड करना है, नॉर्थ ईस्ट ज़ोन, साउथ वेस्ट ज़ोन, इन ज़ोन्स को सुंदरस्थान से सारी पाइपलाइंस भी अवॉइड करनी चाहिए, लाइक वो बीट सेप्टिक पाइपलाइन, बीट वाटर पाइपलाइन, बीट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सब चीज़ सेंटर से नहीं जानी चाहिए. सेंटर। देखिए सेंटर क्या है, ब्रह्मस्थान क्यों बोला गया है, क्योंकि ब्रह्मा का वो स्थान है, ब्रह्मा एनर्जी का स्थान है वो। ओके, सबसे पहले जब भी आप नई कंस्ट्रक्शन करते हो, जब भी आपका घर बना होगा या बन रहा है, ओके, तो सबसे पहले यही एनर्जी आती है, विराजित होती है, ऐसा हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो कहते हैं। अगर हम यहीं पे ही गड्ढा करेंगे बनने के बाद या बनने के दौरान, घर बनने के दौरान अगर हम ये गड्ढा वहीं पे करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो पाइपलाइंस के लिए हो, सेप्टिक टैंक के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए, वो गलत ही है। इस एरिया को हमें यूजुअली खाली छोड़ना चाहिए, मतलब यहाँ से कोई भी पाइपलाइंस को नहीं जाना, एटलीस्ट 3 टू 4 फीट्स की दूरी बननी ही चाहिए कि आप यहाँ से कोई भी पाइपलाइंस नहीं पास ऑन करें, गड्ढा तो होना ही नहीं चाहिए। ओके. सो आखिरी बहुत लोगों ने ये पूछा है कि वास्तु रेमेडीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, दे टेक्स लॉट ऑफ मनी. मैंने ये चीज़ कहीं सुनी थी कि दे हैव पुट पिरामिड समवेयर एंड दे आर चार्जिंग फॉर एनर्जी फ्लो इन द पिरामिड अगेन. सो आपकी रेमेडीज कैसे काम करती हैं, किस तरीके से हम, क्या वो एक्सपेंसिव होती हैं, वो सही से काम कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी उनको फॉलो कर सकता है? देखिए एक्सपेंसिव तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है। वास्तु की रेमेडीज़ करनी बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हाँ, आपका घर नया बन चुका है, मतलब प्रॉपर बन चुका है, उसके बाद उसमें कुछ गलत इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो मेबी वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। किचन गलत ज़ोन में आ गई है जिसमें हम रेमेडी नहीं कर सकते अप्लाई। वॉशरूम गलत ज़ोन पे आ गया है, सेप्टिक टैंक, तो उसे हटाने के लिए तो जो खर्चा होगा, वो तो करना ही पड़ेगा। बट अगर इसके अलावा कोई भी हम रेमेडी कर रहे हैं या आप अपनी तरफ से कोई सजेशन दे रहे हैं रेमेडीज़ के फॉर्म में, उसमें तो आपका कोई ऐसा बेसिक बहुत बड़ा एक्सपेंशन या बहुत एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती। जो ऐसा कर रहा है वो गलत ही है, क्योंकि ये आपके बेसिक चीज़ों से ही बैलेंस हो जाता है घर। वास्तु में क्या होता है, कुछ रेमेडीज़ होती है, कुछ चीज़ें सही अपनी जगह पर रखनी होती हैं, ठीक है? अपनी जगह पर जो चीज़ डिस्टर्ब है वो आपको सही रखना है। अगर उसमें उसके बाद भी वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम रेमेडीज़ कर देते हैं, वहीं पे रखकर उनकी रेमेडीज़ हो जो कि कलर से हो सकती है, बल्ब लगा के हो सकती हैं, काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें फॉलो करके हो सकती हैं। तो एक तो ये पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट आता है जब आपको कोई चीज़ तोड़नी ही पड़ती है,
वो तोड़नी तब पड़ती है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब हमें लगता है कि यहाँ पे रेमेडी काम नहीं करी, ये सेंसिटिव ज़ोन है। जैसे एग्जाम्पल के ये सपोज़ करिए कि नॉर्थ ईस्ट हम आपने बहुत सारे वीडियोज़ में व्यूअर्स ने भी बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, सुना होगा कि भई नॉर्थ ईस्ट में हमें टॉयलेट्स नहीं लेने, सेप्टिक टैंक्स नहीं लेने, कोई भी नेगेटिव चीज़ वहाँ पे नहीं चाहिए या फिर फायर की चीज़ें नहीं चाहिए। अब आप एप्लीकेशन करोगे रेमेडीज़ का, सेंसिटिव ज़ोन होने की वजह से हम एप्लीकेशन नहीं देते। अगर क्रिटिकली बहुत ज़्यादा वो ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर वो नई स्टेज पे है फिर भी हम रेमेडी करके उसको रोकथाम कर सकते हैं। बट अगर वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके बाद भी आप रेमेडी दे रहे हो ऐसी सेंसिटिव ज़ोन में, तो वो गलत है। आप उसको शिफ्ट करने के लिए बोलिए। अब जो भी खर्चा उनका शिफ्ट करने में आएगा, नई किचन कहीं और शिफ्ट करने में आएगा या फिर प्लेटफ़ॉर्म को, स्टोव को शिफ्ट करने में आएगा, वो इतना ही मैक्सिमम खर्चा आता है और कोई भी ऐसा अलग से कुछ भी कुछ नहीं। आपको खरीदना, लगाना ये कुछ नहीं करना है। आप बेसिक चीज़ को फ़ॉलो करके कर सकते हैं बिल्कुल इसको बैलेंस। इसमें कोई भी बड़ा एक्सपेंशन नहीं तो मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। लोग करते हैं, बहुत सारे पिरामिड्स का यूज़ करते हैं और स्प्रिंग्स लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये हम एप्लीकेशन में नहीं इस्तेमाल करते और करना नहीं चाहिए क्योंकि जो वास्तुकार है वो तो ऑलरेडी परेशान है और आप इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव रेमेडीज़ दे देंगे तो फिर वो कहाँ से अफ़ोर्ड करेगा। तो आप बेसिक चीज़ें फ़ॉलो करिए, जो बहुत ही सेंसिटिव है उसको शिफ्ट करिए। दैट्स इट। I hope you all got clarity about whatever the issues you are facing regarding the expenses of Vastu remedies. So Akriti, our next question is quite interesting. लोग ये पूछते हैं कि क्या सबको वास्तु की ज़रूरत होती है, बस कुछ लोग होते हैं जिनको वास्तु की ज़रूरत होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सवाल बहुत अच्छा है वैसे। ये सवाल अच्छा है इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डील किए हैं ऐसे स सवाल जिसमें कि लोग मज़े में ही ऐसे कि अच्छा दूसरा भी करा रहा है, मेरा फ्रेंड भी करा रहा है, मेरा रिलेटिव भी करा रहा है, तो मुझे भी कराना चाहिए। ऑल्दो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो आप सिंपल ये लॉजिक अप्लाई करिए, इस चीज़ को समझिए कि बिना बुखार के हम गोली नहीं खाते। तो क्यों कराना है? क्यों ज़बरदस्ती आपको ऑपरेशन कराना है घर का? ठीक है? वास्तु कराना अगर आप डॉक्टर, सर्जन के जैसा समझे ना इस चीज़ को, तो कहीं न कहीं एक्सपेरिमेंट तो होगा। ओके? तो आप बिना वजह उसको मत टच करें। ज़बरदस्ती मन कर रहा है वास्तु कराने का, देख लूँ, क्यूरियोसिटी है कि देखते हैं क्या गड़बड़ निकलेगा, मत बिल्कुल नहीं कराइए। हमें जब तक वास्तु प्रिंसिपल्स नहीं अप्लाई करने चाहिए या करवाने चाहिए, जब तक कोई भी आप ऐसे इश्यू फेस कर रहे हैं, आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक्सट्रीम नीड है इसकी। ओके, अगर नीड है, तो ही आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर नीड नहीं लगती सब एवरीथिंग इज़ गोइंग ओके, फ्लो है, तो डोंट टच, डोंट थिंक अबाउट इट। ओके, ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ेक्ट तो सबको आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर कभी-कभी नेचर अपने आप चीज़ें बैलेंस करती है, आपके कर्मास के अकॉर्डिंग, आपके अंदर का जो इंटीरियर्स है उसके हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से, आपने जो पिछले कर्म किए हैं उन सब के हिसाब से आपको सब कुछ अकॉर्डिंगली मिल रहा है। अब आप ज़बरदस्ती उसमें कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट करोगे कि क्यूरियोसिटी में कि देखते हैं क्या होगा, देखते हैं इसको कितनी नॉलेज है, ये नहीं करिए, आपको ही इसका बैड इफ़ेक्ट आएगा। ओके, तो जब तक आपको इसकी नीड नहीं है होल-सोली तब तक आप बिल्कुल भी इसके बारे में सोचिए भी मत। अगर आपको लगता है कि मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ और मेरे को उसको चेक आउट कराना चाहिए हर तरीके से, मैं सब कुछ कर लिया एक्सपेरिमेंट मगर मे बी वास्तु इज़ प्लेइंग रोल तो मुझे करना चाहिए। आप ज़रूर करिए या फिर आप नया घर बना रहे हैं तो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करके कराना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ से। मगर आप मज़े में एक्सपेरिमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं तो बिल्कुल मत कराइए। सो ये तो चीज़ वही हो गई कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कुछ ना कुछ बीमारी आपके शरीर में निकाल ही देगा। वो तो ऑब्वियसली को आप किसी से भी मिलेंगे, तो वो ये तो कहेगा नहीं कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेंटली आई एम वेरी वेल गोइंग गोइंग ऑन, फाइनेंशियली आई एम गोइंग ऑन। कुछ ना कुछ वो उसको दिक्कत नहीं भी होगी तो वो कहेगा नहीं, नहीं, नहीं कुछ तो गड़बड़ सही तो नहीं चल रहा है, ऐसा तो रहेगा ही। तो इसीलिए वास्तु भी ऐसे ही है। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। अगर आपको सीरियसली नीड लगती है कि नहीं मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है और वास्तु हर तरीके से मैंने देख लिया, बायोलॉजिकली कोई दिक्कत नहीं निकल रही है, फिर भी मैं सही नहीं हो रही हूँ या कुछ फाइनेंशियल चीज़ें ठीक हो ही नहीं रही हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, एक्स वाई ज़ेड एनीथिंग कैन बी। सो आप तभी इसकी तरफ सोचिए, समझिए और फिर एप्लीकेशन करिए, और ये बिना वजह नहीं। या आप कोई न्यू कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, आप नया घर बनवा रहे हो तो आप हाँ, उसको तब तो बिल्कुल क्योंकि आप तो ओपन है उस वक़्त और आपको नहीं नॉलेज है इस चीज़ की तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट को हायर करिए, अपना नया घर अकॉर्डिंग टू वास्तु ही बनवाइए क्योंकि जब नॉलेज नहीं है तो आप एप्लीकेशन करेंगे। मगर आपको नॉलेज नहीं थी, आपने घर बनवा लिया, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्यों आपको इंटरप्शन करना? अगेन एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। वास्तु का मतलब क्या है? बैलेंसिंग करना और एक फ्लो लेके आना। एंड जब वो आपके पास ऑलरेडी है बाय द गॉड्स ग्रेस तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ट्रू, ट्रू। सो आकृति कुछ स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि हम जब भी किसी के यहाँ वास्तु के लिए जाते हैं, किसी के घर जाते हैं वास्तु के लिए, सो दे फाइंड एवरीथिंग इज इन गुड कंडीशन, एवरीथिंग इज ओके। सो इन दैट केस व्हाट दे शुड डू, और आपका क्या प्रोसीजर है कि आप जब भी इसके वास्तु के लिए जाते हैं तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं
for the best results, better results के लिए? देखिए ये स्टूडेंट्स के लिए भी है और एक सही तरीका भी है। वो ये तरीका है कि आप हमेशा किसी की प्रॉब्लम्स पे काम करें। उसका पर्पस जानें कि वो क्यों चाहता है आपसे कंसल्टेंसी, उसने आपको क्यों बुलाया है? वो आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए बुला रहा है या फिर सच में उसको कोई चैलेंज फेस कर रहा है तो उसके सॉल्यूशन वो चाहता है आपसे। ओके, सबसे पहले ये आपको माइंड में होना चाहिए और सामने वाला क्या आपसे चाहता है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए और उनको क्या चाहिए वो भी क्लियर होना चाहिए। Okay. ओके, दैट मीन्स कि पर्पस क्या है करने का और आपको बुलाने का। आपसे वो सर्विसेज ले रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन व्हाटएवर, आप पहले उनसे पर्पस जानिए आप क्यों कराना चाहते हैं। आपने कहीं देखा और फैशन में है तो करा लिया, ये एक रीज़न है या फिर आप सच में कोई चैलेंजेस फेस कर रहे थे या कर रहे हैं या फिर आप नहीं करना चाहते इन फ्यूचर, आपको एक मिथ मतलब एक कन्फ्यूजन है माइंड में, तो आप चाहते हैं। तो ये पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब पर्पस क्लियर हो जाए, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स पे काम करिए। ओके, सबसे अच्छा चीज़ है कि आप पहले प्रॉब्लम्स पे ही काम करें, सारे घर का ऑपरेशन नहीं करना हमें। Okay. इट्स लाइक ऑपरेटिंग ओनली। True. वास्तु करना मतलब आपको चीज़ों से इधर-उधर करो, आप एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ खेल रहे हो, है ना? True. तो वो उसका इफ़ेक्ट देखिए हम पर भी आएगा और सामने वाले पर तो आएगा ही, क्योंकि घर में तो उसको ही रहना है और आपने किया है, आपकी मर्ज़ी से चेंजेस कर रहा है वो, तो आप पे भी आएगा अगर आप गलत करके आओगे। तो इसीलिए कभी भी आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट या ऐसे ही कोई भी रेमेडीज़ बता देनी कि उसने बुलाया, कुछ दिक्कत तो लग नहीं रही, फिर भी चलो कुछ तो बता के जाना है क्योंकि पैसे लेने हैं। True. नहीं, कभी नहीं करिए। ओके, अगर आपको पहले सबसे उसका पर्पस जानिए, दूसरा आप उसकी प्रॉब्लम्स सुनिए उससे कि क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेजर चैलेंजेस नहीं है, जो है आप उसके अकॉर्डिंग ज़ोन के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करिए। बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं, उसकी रूट कॉज़ समझने की कोशिश करिए कि वो शुरुआत कहाँ से हुई उसकी। Okay. मेबी कुछ ऐसा उनकी गलत आदतों की वज़ह से ऐसा हो, तो वो कब से हुई, ये मतलब एक बेसिक चीज़ रूट कॉज़ समझने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम्स शुरू कहाँ से हुई, चैलेंजेस वो कौन से फेस कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, कब से फेस कर रहे हैं। उसके बाद अपना जो भी रेमेडीज़, जो भी आपको नॉलेज है उस चीज़ से प्रॉपर्ली उसमें टाइम दीजिए और उसको सॉल्व करिए। ये बट अगर वो आपको सिंपल ये बुला रहा है कि बस मुझे देखना था कि ठीक है, नहीं है, फिर सब बढ़िया चल रहा है, बस आप एक बार चेक कर लो। So बस चेक करो and don't do unnecessary operations. हाँ, बस आप चेक करिए और जो आपको बहुत ज़्यादा मेजर लगता है कि ये तो बहुत गलत है और इन्होंने कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कुछ भी अपनी टिप्पणी मत दीजिए। अपना कोई भी सजेशन ऐसा पर्सनल मत दीजिए उसमें, क्योंकि हम अपना सजेशन हमें लग रहा है कि कोई गलत है मगर फिर भी उसके घर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी सेट हैं कि नेचर अपने आप उसको बैलेंस कर रही है या कर देगी इन फ्यूचर। तो आपको उसमें ज़बरदस्ती नहीं घुसना। क्लियर? तो आप उसमें बिल्कुल भी अपना एक्सपेरिमेंट मत करिए अगर वो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहा है एट प्रेज़ेंट जिस वक़्त उन्होंने आपको बुलाया है। Okay. ये That's a big thing. दैट्स इट। हाँ, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के चैलेंज मतलब उसकी जो एनर्जीज़ है उसके साथ ऐसे नहीं प्ले कर सकते। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। मैं अपने क्लाइंट से भी बोलती हूँ और यहाँ भी बोलूँगी कि ये सिर्फ़ एक काम नहीं है या सिर्फ़ आप पैसा नहीं कमा रहे हो। पैसा तो आप बिल्कुल साइड रखो इसमें। ये एक काम नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी का घर में एनर्जीज़ के साथ इसको बैलेंस कर रहे हो, इफ़ेक्ट उनको भी आना है, इफ़ेक्ट आपको भी आएगा अगर आपने गलत किया और आपको इसकी नॉलेज नहीं है फिर भी आपने सजेशन दे दिया, तो वो गलत है। दैट्स वेरी रॉन्ग। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझकर काम करिए। काम है, काम को समझकर काम कर रहे हैं, नहीं। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। It's a huge इट्स responsibility. अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। I hope this is a major doubt जो कि आप सबका क्लियर हो गया होगा. So for next time जब भी आप कहीं जाएं, so be calm, ask the problems and then give the solutions. Don't do operations unnecessarily. Very beautiful, Aguti. So let us talk about a new question. That is, what is the zone of education for the people who are in the higher studies, like who are done with their schoolings, now they are in graduation or they are doing some higher studies. So where they should study? देखिए इन वास्तु अगर बेसिक एजुकेशन ज़ोन की बात करें, तो वो जो वीडियोज़ में भी है और हमने काफ़ी बारी बात करी है, इट्स वेस्ट के साइड में मतलब वेस्ट के पास में वेस्ट साउथ वेस्ट से एक ज़ोन आता है। ओके, वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। उसमें से साउथ वेस्ट स्किल्स के लिए मानते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट प्योर एजुकेशन के लिए मानते हैं, वेस्ट इज़ फॉर फाइनल आउटकम। ओके, वेस्ट ज़ोन इज़ फॉर द फाइनल आउटकम ज़ोन। तो ये तीनों ही ज़ोन बहुत अच्छे होते हैं अगर हम एजुकेशन पर्पज़ से बात करें। अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल ऑफ एजुकेशन में एट प्रेज़ेंट हैं अभी। अगर आप स्कूलिंग एजुकेशन में हैं इस तरीके से तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट को ही चूज़ करें अपने किड्स की स्टडी टेबल्स या स्टडी मटेरियल को प्लेसमेंट देने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप किसी हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हैं या इस तरीके के एग्ज़ाम्स में इन्वॉल्व हैं या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस में इन्वॉल्व हैं, तो आप नॉर्थ को चूज़ करिए क्योंकि नॉर्थ अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट करता है। उस वक़्त हमें अपॉर्च्युनिटी चाहिए Like सो दैट college times and all.
यस, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, 6 महीने बाद फिर एग्ज़ाम हो रहे हैं, मिड टर्म्स हो रहे हैं, फाइनल टर्म्स हो रहे हैं, नो। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ओके? तो अपॉर्च्युनिटीज़ इज़ अ वेरी गुड ज़ोन, नॉर्थ इज़ अ वेरी गुड ज़ोन फॉर दीज़ सच ऑफ काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन। उसके बाद वेस्ट एरिया। वेस्ट एरिया बात करता है प्रॉफिट का, लास्ट आउटकम का, गेन्स का, तो ये भी बहुत अच्छा ज़ोन है। इसके साथ-साथ है साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ वेस्ट प्योर स्किल्स का एरिया है, ओके? ओके, तो स्किल्स एनहांसमेंट, क्योंकि अभी क्या होता है हम 12th के बाद स्किल्स अपने एनहांस करते हैं, उसके बाद उसके थ्रू हमारे को लगता है कि हमें किस स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहिए, तो स्किल्स एनहांसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साउथ वेस्ट कर सकते हैं आप चूज, वेस्ट कर सकते हैं एंड नॉर्थ कर सकते हैं। उसके बाद भी डिग्रीज हैं, जो हमारे स्पेसिफिक डिग्रीज हैं, अभी जो भी हम नॉलेज किसी भी फील्ड में लेना चाहते हैं वो अलग अलग होते हैं। लॉयर्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, उनके लिए अलग अलग जोन्स। ओके, बट अगर हम ऑल टुगेदर 12th के बाद के एजुकेशन की बात करें, उसके लिए स्पेसिफिक ज़ोन्स है, तो ये 3 ज़ोन्स आर वंडरफुल। तो ये आप चूज़ करते हैं। इसके साथ ईस्ट है जैसे, तो ईस्ट जो भी गवर्नमेंट फील्ड से जुड़ते हैं, तो वो आप ईस्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर स्टडी टेबल वहीं पे हम प्लेस करेंगे, तो जो भी गवर्नमेंट फील्ड ईस्ट, हाँ, ओके, गवर्नमेंट फील्ड से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ज़ोन फॉर द गवर्नमेंट कनेक्शन। ओके, ओके। थैंक यू फॉर दैट। सो आकृति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन हैज़ आस्क्ड दैट उनकी डॉटर यूके रहती हैं। अगर वो कोई भी चेंजेस अपने इंडिया के घर में करते हैं, तो क्या वो उसकी डॉटर को भी इफ़ेक्ट करेंगे वहाँ पे? नहीं, जहाँ वो रहते हैं, उनको उसका इफ़ेक्ट आएगा। जहाँ उनके डॉटर रहते हैं, उनको उसी जगह का इफ़ेक्ट आएगा। उसी हाउस का? उसी घर का। मतलब इट्स लाइक कि आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, किसी व्हीकल में जाकर आप यूज़ कर रहे हो उस व्हीकल को कहीं पे जाने के लिए, तो जिस उस व्हीकल में अगर कुछ खराबी आती है, तो जो घर पे बैठे लोग हैं, उसको तो इसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा ना। तो जो उसमें ट्रैवल कर रहा है, भले ही आप उस पे रेंट पे हैं, आप ओन करते हैं, कैसे भी है, आपकी है या किसी रेंट की है, इफ़ेक्ट आपको ही आएगा। आपको ही देरी होगी, आपको ही आप टाइम से पहुँचेंगे, व्हाटएवर इट इज़, तो आपको उसका इफ़ेक्ट आएगा। सेम विद द वास्तु ऑल्सो। आप जिस घर में रहते हैं, आपकी एनर्जी उसी घर से कनेक्ट हो जाती है, चाहे वो रेंटेड हो, चाहे वो आप ही का हो, या फिर आप कहीं पे एक टेम्परेरी पर्पज़ से रहने आए हो। ओके? तो आप जो यूके में रहता है, उसको यूके वाले घर का ही इफ़ेक्ट आएगा। उसको अपने में जो मेन घर है उसका, चाहे वो गाँव में हो या किसी भी जगह पर है, उसका इफ़ेक्ट उसको नहीं आता। ओके। सो आई होप दिस इज़ क्वाइट क्लियर कि जिस व्हीकल में हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट आपको आएगा, नॉट अदर व्हीकल्स। वेरी ट्रू। So Aguti, next question we have that drainage pipelines. What are the effects of drainage pipelines of water, like rainwater or something, from the northwest area? ड्रेनेज जो वाटर पाइप्स हैं, जैसे वाटर पाइप्स हम टेरेस में फिक्स करते हैं, वो नीचे तक पानी को फ्लो करता है। तो उसके लिए काफ़ी ज़ोन्स में आ सकता है मेजरली, बट एक स्पेसिफिक ज़ोन है जैसे कि नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ से हमें नहीं लेना चाहिए। मतलब यहाँ से जो मेन फ्लो है पानी का, सारा पानी का जो टेरेस से पानी इकट्ठा होकर रेन वाटर का, वो सब नीचे की तरफ फ्लो करता है। स्पेसिफिक वो पाइपलाइन्स नॉर्थ वेस्ट में नहीं प्लेस होनी चाहिए। Okay. इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर नॉर्थ वेस्ट में देखी जा रही है इस तरीके की पाइपलाइन्स, तो ये हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करती है, स्पेसिफिकली फॉर द ओल्ड एज पीपल। जैसे कि अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन या ब्लड इन यूरिनेशन, इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। Okay. तो ये अच्छा नहीं होता है। आप किसी और जगह पे इधर-उधर शिफ्ट कर लीजिए उस चीज़ को, या घर बनाते हुए इसका ध्यान रखिए कि नॉर्थ वेस्ट में से रेन वाटर पाइप्स नहीं जाने चाहिए फ्रॉम द टेरेस। Okay. So Aguti, let us move to our last question for today. People are very interesting about knowing about the servant problem. Whatever helper they have in their house or in their factory, they are facing issues with them. So, any vaccine remedies in it, or what are the causes for it? Please just elaborate it. देखिए, जो सर्वेंट इश्यूज़ हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। जितने भी ऑफ़िसेज़ हैं या फिर घर में भी हम हाउस हेल्प्स रखते हैं, सर्वेंट्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं हमारे वर्क स्टेशंस पे, तो काफ़ी ये ऐसे कंप्लेन आती है कि टिकते नहीं हैं। जैसे एक मतलब हमारे जो कंपनी है उसके अंदर वो रेगुलरली नहीं रहते। बहुत ज़्यादा चेंजेज़ उसमें आते हैं कि वो कभी कोई एम्प्लॉयी चेंज हो रहा है, कभी कुछ ना कुछ मतलब सर्वेंट इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर कुछ डिसलॉयल्टी जैसा केसेस भी आते हैं कि दे आर नॉट लॉयल टुवर्ड्स देम, या फिर वो एक रेगुलर नहीं है कि कभी भी वो ऑफ ले लेते हैं और फिर उसमें झगड़ा होता है, तो उनके उनके साथ रिलेशंस भी अच्छे नहीं हैं जो ओनर्स हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो चुकी है, बट इसमें भी वासु अपना रोल प्ले करता है। मतलब इसमें अगर आप अपने दोनों चीज़ को देखें, वर्क स्टेशन को भी देखें और अपना जो घर है उसमें भी देखें, दोनों चीज़ को बैलेंस करिए और दोनों जगह पर ये देखिए कि जो नॉर्थ वेस्ट जोन है वो ज़्यादातर
डायरेक्टली कनेक्ट करता है सपोर्ट सिस्टम से। नॉर्थ वेस्ट जोन बात करता है बैंकिंग एंड सपोर्ट की। अब सपोर्ट वो किसी भी तरीके का हो सकता है, आपके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, फैमिली सपोर्ट भी है, सोशल सपोर्ट भी है। ओके, जिस भी तरीके की सपोर्ट आप जिससे भी चाहते हैं, चाहे वो फैमिली है या सोशल गैदरिंग्स है या वॉट एवर, योर नेबर्स आल्सो योर सपोर्ट। ओके, योर व्हीकल्स आर आल्सो योर सपोर्ट, सर्वेंट्स आर आल्सो योर सपोर्ट, एम्प्लॉयज आर आल्सो योर सपोर्ट। हर कोई सपोर्ट है आपके लिए। अगर आपके सपोर्ट में कहीं भी कुछ भी इशू है, चाहे फैमिली सब ठीक चल रहा है मगर सर्वेंट इश्यूज हैं, एम्प्लॉयज इश्यूज हैं, जब भी नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होगा या फिर साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, तो सपोर्ट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी शुरू होगी कि वो स्टेबल नहीं है, आपके अपने जो भी शॉप है, ऑफिसेज है या फैक्ट्रीज हैं, उसमें स्टेबल नहीं रहेंगे, वो चेंज होते रहेंगे हमेशा। कुछ ना कुछ उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, या आपसे झगड़ा हो जाएगा, या फिर आपके जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस वो उनको फॉलो नहीं करेंगे, या फिर डिसलॉयल प्रूव होंगे, लॉयल नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ वो अंदर-अंदर कुछ ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ें आप बैलेंस कर सकते हैं अगर आप अपने जो भी प्रीमाइसेस हैं और वर्क स्टेशन है उसमें और घर में, दोनों जगह पे चेक करिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या ऐसा हुआ है और साउथ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है। अब क्या हो सकता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी बात कर लेते हैं। देखिए काफ़ी जगह देखा गया है कि नॉर्थ वेस्ट जो ज़ोन है, उसमें किसी भी तरीके से ग्रीन फैमिलीज़ उनकी आ गई हैं। ग्रीन फैमिलीज़ मतलब उन्होंने गार्डन ले लिया है या फिर कोई भी प्लांट्स, ट्रीज़ ये सब प्लान कर लिए हैं नॉर्थ वेस्ट में, या फिर ब्लू फैमिलीज़ कोई भी वाटर एक्टिविटी उधर प्लान कर दी है। पहले नहीं थी, अब कर दी है, शुरू से है ही। तो नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। उससे आप हमेशा देखेंगे कि सर्वेंट के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं आपके वो अच्छे नहीं होंगे। सो इट इज़ आल्सो लाइक उनका रूम उसी डायरेक्शन में या कहीं और है? उसका रूम एक डिफरेंट चीज़ है, वो भी रोल प्ले करता है डेफिनिटली, बट आप पहले नॉर्थ वेस्ट को एग्जैक्टली चेक करिए कि वो कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में क्या हो रहा है। और साउथ ईस्ट में भी ये चेक करिए कि वहाँ पे कुछ भी वाटर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हों, या ऐसे डार्क शेड्स आपने इस्तेमाल नहीं कर दिए, ब्लू ब्लैक इस तरीके के शेड, शाइनिंग शेड्स इस्तेमाल नहीं कर दिए हैं। जैसे रैंडमली हम कर लेते हैं, कुछ भी चूज़ करके यूज़ कर लेते हैं वॉल्स पे या कहीं पे भी। तो ये दोनों सोर्स को अगर आप बैलेंस करेंगे तो आप ये प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली रिज़ॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वास्तु। इसके साथ-साथ अब फिर जैसे आपने कहा कि उनके रूम्स को भी देखना चाहिए, डेफ़िनिटली वो भी देखना है। अगर आप वही सर्वेंट का रूम नॉर्थ में बना देंगे, तो हर दिन इसके माइंड में ये रहेगा कि मुझे नई जगह पे और कैसे जाना है, और नई जगह पे और नया-नया कैसे चूज़ करूँ मैं। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आप उसके हाथ में हमेशा रहेगी। इसलिए नॉर्थ में अवॉइड करें, जैसे रूम्स उनके कुछ ज़ोन्स ऐसे हैं जहाँ पे अवॉइड करिए। और बाकी रूम्स हो गए, उनके प्लेसमेंट्स हो गई, वर्क स्टेशन में भी देखना है और साथ में जो आपका घर है, अगर वहाँ पे भी आपने हाउस वाइफ्स को हायर करा हुआ है, तो आप अगर उनका भी रूम है, आपने एक अलॉट किया है, तो उनके रूम को भी चेक करिए। और आपके घर में भी नॉर्थ वेस्ट में क्या है, गार्डन है या सिटिंग प्लेस है, एक प्लांट्स के पूरे किचन गार्डन जैसा बना दिया है, या और एक्टिविटी कोई पूल उधर ले लिया है, तो ये अवॉइड करिए। सेम विद द साउथ ईस्ट ऑल्सो, क्योंकि वो फाइनेंशियल कैश लिक्विडिटी से कनेक्ट करता है और नॉर्थ वेस्ट के ऑपोजिट जो एनर्जी फ्लो है वो साउथ ईस्ट के साथ ही होती है। ओके, इसलिए ये दोनों को बैलेंस करेंगे तो आप इसे इसे इम्प्रूव भी कर सकते तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम आकृति। थैंक यू आकृति, आपने सभी सवालों के इतने अच्छे से हमें जवाब दिए। आई होप हमारे सभी व्यूअर्स को उनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। आकृति, एक रिक्वेस्ट और सब व्यूअर्स की है कि आप इतने टाइम से वास्तु कर रहे हैं, आपके पास भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आपके काफ़ी क्लोज होंगे। सो आपके इतने टाइम के करियर में कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हम सबके साथ, जो कि आपको आपके बहुत क्लोज है? देखिए, बहुत सारे मतलब केस स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारे काम भी किए हैं। बट इसमें जैसे आप एक एक मुझे अभी रिसेंटली याद आता है, जैसे हम अभी एक इंडस्ट्रीज़ का काम कर रहे थे, तो लिक्विड इंडस्ट्री थी वो, केमिकल इंडस्ट्री थी। तो उसमें मतलब इनकी शिकायत यही थी, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ की शिकायत यही होती है कि लोन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सँभालना है, इट्स नॉट ईज़ी। ओके, तो एक बेसिक चीज़ तो ये थी कि भई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या फिर लोन बहुत ज़्यादा है और एक फ्लो नहीं है। जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया उसका उसको एक बाहर निकलना, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका एक फ्लो बनना, वो नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और कुछ ना कुछ एम्प्लॉइज़ इश्यूज़ भी थे। तो एम्प्लॉइज़ तो वही जो हमने जस्ट आपने अभी जो सवाल किया, वो सभी फैक्ट्री से जुड़ते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। एक उनका ये सवाल होता ही है कि एम्प्लॉइज़ काम नहीं करते, क्योंकि लेबर बेस्ड काम होता है, किसी भी इंडस्ट्रीज़ का आप काम करते हैं, दैट्स लेबर बेस्ड थिंग। अब लेबर अगर काम नहीं कर रहे तो फिर आपका काम भी ठीक से नहीं चलेगा, इट्स बिट ऑब्वियस। तो लेबर इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना था हमें, और उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको एक फ्लो में लेके आना था कि उसका जो सेल है वो ठीक हो, न्यू बायर्स आए उसको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो उसमें जो भी शिकायतें थी इनकी मेजर यही जो इंडस्ट्रीज़ की होती हैं यही थी। तो अभी रिसेंट जो ये प्रोजेक्ट हुआ इसमें ये निकला कि बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिला। बेसिक जब हम वास्तु प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे थे उनकी इंडस्ट्रीज़ में, ओके, उनकी फैक्ट्री में,
तो फैक्ट्री में तो हमने किए ही और साथ में घर में भी उनका सेम जो प्रिंसिपल्स हैं, घर में भी उनके वास्तु प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री के लिए बुलाया तो सिर्फ फैक्ट्री में किया और बस हो गया काम, ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ आपका घर से जुड़ता है। अगर आप अपने वर्क स्टेशन को बैलेंस कराना चाहते हैं तो पहले घर को बैलेंस करिए। ओके। ओके, तो हमने पहले घर को बैलेंस किया। जो भी इसमें इश्यूज़ हमें लगे या जो भी था, वो घर में क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स घर से जुड़ी हुई थी, बिल्कुल थी। तो पहले हमने उसको बैलेंस किया। जो भी इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई, जैसे कि मैंने आपसे कहा सब इश्यूज़ बताए या फिर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही है, न्यू बायर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें घर में प्रॉब्लम्स दिखी, वो हमने बैलेंस करी। इसके साथ-साथ हमने फैक्ट्रीज़ को बैलेंस किया। फैक्ट्री को बैलेंस करना, इसमें वैसे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना बिल्कुल भी ईज़ी टास्क नहीं था। उसमें होता नहीं क्योंकि देखिए ना, इतनी बड़ी मशीन्स हैं। हम कैसे आप ये कह देंगे जो ओनर हैं कि भाई इस मशीन को उठा के कहीं और रख लो या इसको हटा ही दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आपको वहीं रखकर उसी ज़ोन में उसे रखकर उसको ही बैलेंस करना पड़ता है। अपनी जितने भी 5 एलिमेंट्स उसके साथ बैलेंस करके। तो हम बिना कोई भी एक मशीन हमने इधर-उधर शिफ्ट कराए। कुछ वॉशरूम प्लेसमेंट्स थे जो बहुत वर्स्ट थे। हाँ, हमने उसके साथ कुछ चेंजेस करे थे। पर जो भी मशीनरीज़ थी, जो भी चीज़ें थी, उनको वहीं पर ही रखकर हमने उसको बैलेंस किया विद द हेल्प ऑफ कलर्स, विद द हेल्प ऑफ बल्ब प्लेसमेंट्स, जो लाइट्स, एनर्जीज़ होती हैं उसके साथ। ओके। उनके घर को जो भी बैलेंसिंग पार्ट है वो किया और आप यकीन नहीं मानेंगे उनको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, बिना कोई भी चीज़ को इतना मेजर शिफ्ट करें। ओके। ओके, सिंपल सिर्फ कलर रेप थेरेपीज़, जो कलर फ़ॉर्मूलाज़ हैं उनको अप्लाई करके 5 एलिमेंट्स के साथ हमने कलर्स के साथ उनकी मशीनरीज़ को जो भी गलत प्लेसमेंट्स थी उसको बैलेंस किया एंड अपॉर्च्युनिटीज़ भी उन्होंने डेवलप की। उसके बाद उनको काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आए, काफ़ी उनके पास प्रोजेक्ट्स आए इसको लेकर। उनका प्रोडक्ट फ्लो बहुत अच्छा हो गया और सबसे अच्छी जो खुशी हुई, ये तो चलो एक होना चाहिए वो ठीक है। जो उनके एम्प्लॉइज़ थे, वो एक एज़ अ फैमिली उनके साथ काम करने लगे। मतलब बहुत अच्छे रिलेशंस उनके साथ हो गए, स्टेबल रहे। जो उनके एम्प्लॉइज़ उनको छोड़ के गए थे, बहुत सालों से जो काम कर रहे थे, जो सडनली उनके साथ ऐसा हुआ, वो इवन वापस उनके साथ जॉइन नाइस। उन्होंने किया। तो जब उन्होंने ये चीज़ बताई तो बाकी चीज़ें तो मुझे खुशी हुई कि चलो ठीक है, उनको अच्छा रिज़ल्ट मिला। मगर जो एम्प्लॉइज़ वापस आना और उनके बॉन्डिंग, क्योंकि आपके रिलेशंस जुड़ जाते हैं। जब भी जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो सर्वेंट्स आप लंबे समय से आप उनके साथ काम कर रहे हो, वो एकदम से छोड़ के चले जाएँ। जो आप भी बहुत ही डिग्रेडेशन की तरफ जा रहे हो और वो भी आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होती। तो जब वो भी जॉइन करते हैं और आपका काम भी अच्छा चलता है, तो दोनों चीज़ें जब मिलती है तो इट्स वेरी गुड फीलिंग। तो ओनर्स के लिए तो था ही, जो ओनर थे फैक्ट्री के, और हमारे लिए भी बहुत अच्छी, मुझे एक अच्छा फील हुआ कि चलो ये चीज़ अच्छी सॉर्ट आउट हुई। तो ओनर के लिए भी बहुत अच्छा है, एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत अच्छा है, और जो चीज़ उनको रिज़ल्ट मिला उससे वी वर आल्सो वेरी हैप्पी। और सिंपल, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, कलर थेरेपीज़ से ही बैलेंस हो गया। तो अब जैसे आपने इससे पहले मुझसे सवाल पूछा था कि बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये सब चीज़ें लगानी पड़ती हैं, तो अब देखिए ना, हमने फैक्ट्री को भी सिर्फ कलर से, बल्ब से ही बैलेंस किया है। कोई ऐसी एक्सपेंसिव रेमेडी देने का मतलब ही नहीं है, होती ही नहीं है। आप नॉर्मल कलर्स के थ्रू या नॉर्मल जो अपने प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई करके, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स उसको अप्लाई करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी गेन कर सकते हैं। ये तो इट्स वेरी गुड थिंग फॉर दैट। आई होप कि आपके ऐसे एक्सपीरियंस फ्यूचर में बहुत सारे हों थैंक यू। और हम और भी एक्सपीरियंस के लिए आपसे करें बात। सो वी विल कंटिन्यू विद आवर न्यू क्वेश्चंस वेरी सून। थैंक यू सो मच।